नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इजराइल और ईरान जंग में एक तरफ अमेरिका ने कूदने का इरादा कर दिया, यानी कि दोनों देशों के बीच, इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष है, अब ये मान के चलिए कि वो जंग में तब्दील हो चुका है और उसी में एक तरफ अमेरिका ने कूदने का इरादा कर लिया है, तो वहीं अब इस जंग में हिटलर भी शामिल हो गया है। जी हां, हिटलर वर्ड सही सुन रहे हैं आप, हिटलर भी इस जंग में शामिल हो गया है। दरअसल इजराइल के हमले की आलोचना करते हुए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को 21वीं सदी का हिटलर बताया है। तो वहीं अब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज, उन्होंने, रक्षा मंत्री का नाम इजराइल कैट्ज है, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में यानी अयतुल्ला अली खामनेई के बारे में बताया है कि खामनेई आधुनिक हिटलर हैं और उनका लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना है। उनका लक्ष्य इजराइल को नष्ट करना है, खत्म करना है। दरअसल इजराइल अब ईरान के हमलों से बुरी तरह बौखला गया है। ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला बोलते हुए उसके 4 शहरों पर मिसाइलें बरसाईं और एक अस्पताल के साथ साथ इजराइल के स्टॉक एक्सचेंज को भी निशाने पर लिया। इसके बाद रक्षा मंत्री का यह बयान आया है जिसमें खामनेई को हिटलर बताने के साथ उनके खात्मे का इरादा भी दिखाया गया है। कैट्ज ने कहा है कि वो अब और अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। वो मतलब खामनेई और अधिक समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता। हम उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो इजराइल का विनाश चाहता है। उसे आईडीएफ द्वारा जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। कैट्ज ने यह भी कहा है कि अगर हम जानते कि हम यहूदियों के दुश्मन हिटलर को पकड़ने के लिए आईडीएफ को बंकर में भेज सकते हैं ताकि यहूदियों को नष्ट करने की उसकी योजना को विफल किया जा सके, तो हमने ऐसा किया होता। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड यहां हो रही है। आप जानते हैं कि इजराइल में यहूदियों और जो वो यहूदी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वहां से यानी जर्मनी से यहूदियों के खिलाफ जो माहौल बना था, भागे थे, भगाए गए थे, उनका जिक्र यहां आ रहा है। इसके अलावा नेतन्याहू ने भी ईरानी हमलों के बाद कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दूं कि कल देर रात इजरायली हैकर्स ने, जी हां, कल देर रात इजरायली हैकर्स ने ईरान का सरकारी टीवी हैक कर लिया। इसके बाद इस पर 2022 के विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो चलाए गए जिसमें महिलाएं खुद के बाल काट रही थीं। इस बीच अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए मंजूरी दे दी है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट बताती है उसके अनुसार कि हमले का आदेश देने से पहले ट्रंप को ईरान की एक और प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो 2 बातें यहां चल रही हैं। एक बात यह कि ट्रंप ने हमले का आदेश दे दिया है, दूसरी तरफ वहां का अखबार कह रहा है कि अभी ईरान की प्रतिक्रिया का इंतजार है। चलिए, जो भी हो, इंतजार हम सबको भी है कि आखिर दुनिया में होने क्या जा रहा है। इस बीच रूस और चीन के राष्ट्रपतियों की एक इसी मसले पर एक बातचीत हुई है, आपस में बातचीत हुई है दोनों देशों के राष्ट्रपतियों की, यानी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दोनों के बीच बातचीत, और दोनों ही इस समय ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं और खुले तौर पर खड़े नजर आते हैं। चीन तो बिल्कुल ही खुले तौर पर ऐलान कर चुका है, ऐलानिया तौर पे कह चुका है कि हम ईरान के साथ हैं। रूस कह रहा है कि हम यहां मेडिएशन के लिए तैयार हैं, मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहां उनके सामरिक और आर्थिक हित भी दांव पर लगे हैं। इस बीच पाकिस्तानी सैन्य प्रमुख असीम मुनीर के साथ कल हुए लंच को लेकर अमेरिका पर सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तानी जनरल को लंच कराते वक्त अमेरिका ओसामा बिन लादेन को नहीं भूला होगा, जिसने अमेरिकी जमीन पर बड़ा आतंकी हमला किया था और इसके बाद पाकिस्तान ने उसे अपने सैन्य बेस में पनाह दी थी। आप जानते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर ही ओसामा बिन लादेन को मारा था। शशि थरूर ने यही बात अमेरिका को याद दिलाई है। हालांकि अब असीम मुनीर को लंच कराने के पीछे एक रोचक वजह यह भी सामने आई है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार देने की मांग मुनीर ने उठाई है, क्योंकि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है।
ट्रंप ने इस मांग पर शुक्रिया कहने के लिए ही मुनीर को लंच कराया, ऐसा कहा जा रहा है। अब जो भी सच हो, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें हैं, और अंदर खाने क्या चल रहा है जब तक वो मीडिया में आके नहीं बताते हैं तो पता नहीं चलता है। लेकिन कहा जा रहा है यही कि एक तरफ पाकिस्तान चाह रहा है, असीम मुनीर और बाकी तमाम नेता चाह रहे हैं वहां के। असीम मुनीर तो हालांकि नेता नहीं है, फील्ड मार्शल हो चुके हैं अब और आजीवन रहेंगे, लेकिन असीम मुनीर ने भी ये मांग उठाई है कि ट्रंप साहब को नोबेल का शांति पुरस्कार मिले। हालांकि यहां मजाक से हटकर सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ ट्रंप लगातार यही दावा कर रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। कल 15वीं बार ट्रंप ने यह दावा किया मीडिया के सामने आके, और उससे पहले नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच कहा जा रहा है कि 35 मिनट की बातचीत हुई। लेकिन जब मीडिया के सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा कि हमने ही करवाया दोनों देशों के बीच, हमने कहा कि दोनों मिलकर ट्रेड करो, आओ ट्रेड डील की बात करें, एक टेबल पे बैठ के सीज फायर यानी संघर्ष विराम करो, युद्ध विराम करो। लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे थे कि भारत के प्रधानमंत्री अच्छे आदमी हैं, लेकिन आई लाइक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बट आई लव पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान को प्यार करता हूं। उधर पाकिस्तान भी इस दावे पर मुहर लगा रहा है, तो मोदी अब तक चुप क्यों हैं? यह दावा कि सीज फायर उन्होंने करवाया, पाकिस्तान और अमेरिका बहुत पास हैं, करीब हैं, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, यह सवाल भी उठता है। मोदी अब तक चुप क्यों हैं? 3 देशों की यात्रा कर मोदी वापस लौट चुके हैं, उनकी थकान उतर जाए तो क्या इस बारे में वो चुप्पी तोड़ेंगे या देश में इस मामले में सस्पेंस बने रहने देंगे कि हां 35 मिनट जो बातचीत हुई है उस बातचीत में इन्होंने क्या कहा और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और खासकर ईरान और इजराइल के जंग के बारे में इन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। और सबसे बड़ी बात, क्या मोदी ये कहेंगे कि वो किसके साथ हैं? वो इजराइल के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं? क्योंकि यहां पर बिल्कुल गडमड रवैया नजर आ रहा है। खैर, जंग के हालात और पिछले हफ्ते हुए विमान हादसे के बाद आज राहुल गांधी ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया है। बेशक कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है, लेकिन राहुल गांधी ने न केक काटा और न किसी तरह का जश्न मनाया, बल्कि आज यूथ कांग्रेस ने तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में रोजगार मेला लगाकर हजारों युवाओं के लिए नौकरी पाने का मौका खोला, और वहीं एनएसयूआई ने फुले फिल्म की स्क्रीनिंग कराई। यानी राहुल गांधी के जन्मदिन पर राहुल के मिशन में कांग्रेस लगी रही। लेकिन भारत से इतर ईरान और इजराइल के संघर्ष में अगर अमेरिका, रूस और चीन की एंट्री हो जाती है, तब दुनिया किस दिशा में जाएगी? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर हैं? सवाल बड़ा है, इसी सवाल पर हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि नोबेल शांति पुरस्कार की चाह रखने वाले ट्रंप क्या ईरान के साथ युद्ध में उलझेंगे, और अगर वो युद्ध में उलझ जाएंगे तो क्या शांति के हकदार होंगे, शांति पुरस्कार के हकदार होंगे? क्या मोदी अब समझेंगे कि विदेश नीति पर ढुलमुल रवैया देश पर कितना भारी पड़ सकता है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के बीच ये लाइन भी हम ऊपर रख ही रहे हैं कि अमेरिका और रूस की एक तरफ एंट्री हो रही है, भारत क्या करेगा? लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज ईरान ने जो हमला बोला है इजराइल पर, जो बड़ा अटैक किया है, उसके क्या मायने हैं? क्या ईरान यहां दिखा रहा है कि हमारी ताकत कितनी है? इन सब मसलों पे चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते। देखिए, इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी हैं, हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं जल्दी से और समझना चाहता हूं कि एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस और चीन, क्या मामला बढ़ता जा रहा है? क्योंकि ईरान को जितनी धमकियां मिल रही हैं, और कल खामनेई साहब ने जो राष्ट्र को संबोधित किया है उसमें साफ साफ एक और बात यहां बहुत ही महत्वपूर्ण है कि खामनेई के साथ वहां की जनता दिखाई देती है, लेकिन इजराइल के साथ वहां की जनता दिखाई नहीं देती। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ वहां की जनता दिखाई नहीं देती है। यह बड़ा फर्क है। डॉक्टर साहब जी। डॉक्टर साहब, दुनिया धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रही है। यह दुर्योग है कि पिछले 100 साल के इतिहास में जो 2 बड़े महायुद्ध हुए हैं, उनकी भावभूमि यूरोप के नासूर के रूप में, जो ईस्टर्न प्रॉब्लम जिसे कहा जाता है, पूर्वी समस्या, बाल्कन प्रायद्वीप की, वो रही है। लेकिन खाड़ी युद्ध, खाड़ी के देशों की जो लड़ाइयां हैं, लंबे समय से चली आ रही हैं। खासतौर से 1947-48 में ब्रिटेन के
फिलिस्तीन छोड़ने के बाद से अरब इजराइल युद्ध की भूमिका पृष्ठभूमि हम लोग पिछली कई बार से चर्चा कर चुके हैं जी। इसमें सबसे बड़ी भूमिका इस वक्त जिसकी है उसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति। वे जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं और दूसरी तरफ फिर डील की बात भी करते हैं, भारत और पाकिस्तान की लड़ाई रोकने का 15 बार दावा करते हैं, दूसरी तरफ ईरान को भी धमकियां दी जा रही हैं, परमाणु हमले की धमकियां दी जा रही हैं। उधर रूस ने कह दिया है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर, परमाणु संयंत्रों पर हमला किया गया तो रूस भी चुप नहीं बैठेगा। धीरे धीरे ये गोलबंदी दोनों तरफ मजबूत होती जा रही है। लेकिन मुझे बार बार ऐसा लगता है कि ये लड़ाई विश्व युद्ध में शायद ही कभी बदले। उसकी एक बहुत अहम वजह यह है कि खाड़ी के जितने बाकी देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, उन सब में और उनके अलावा भी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के सैनिक अड्डे दुनिया भर में पसरे हुए हैं। दुनिया में बाकी जगह हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर अमेरिका के खाड़ी देशों में जो सैन्य अड्डे हैं, ठिकाने हैं, उन पर ईरान ने अगर कोई हमला किया तो ये लड़ाई बढ़ सकती है। और अमेरिका इसी जोखिम को नहीं लेना चाहता कि उसके जो सैनिक अड्डे हैं वे कहीं चपेट में आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ये लड़ाई विश्व युद्ध में शायद ही बदले। अधिकतम इतना हो सकता है कि इजराइल के भड़काने पर जिस तरह की बातें बेंजामिन नेतन्याहू कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा है, और खुद इजराइल के लोग, इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके नेता अली खमेनी की हत्या की बात कर रहे हैं, उनके खात्मे की बात कर रहे हैं, जो आमतौर पर दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। दो देशों की लड़ाई के बीच, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच इतनी लड़ाइयां हुई हैं, लेकिन कोई एक भी बयान ऐसा नहीं दिखा सकते आप कि कभी किसी ने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंदिरा गांधी को खत्म करने की बात कही हो, या अटल बिहारी वाजपेयी के समय जनरल परवेज मुशर्रफ ने अटल बिहारी जी के वाजपेयी के बारे में, या अटल बिहारी वाजपेयी ने जनरल मुशर्रफ के बारे में ऐसी बात कही। तो ये भी दुनिया पहली बार देख रही है कि व्यक्तिगत रूप से देशों के मुखियाओं को खत्म करने की बात हो रही जी। डोनाल्ड ट्रंप के सामने दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती अंदरूनी भी है। अमेरिका के भीतर हालात बहुत अच्छे नहीं है। अमेरिका का जनमानस इस वक्त अमेरिका के किसी युद्ध में कूदने पर शायद ही सहमत हो। इससे पहले भी बहुत सारी लड़ाइयों में जब अमेरिका के जवान, अमेरिकी सैनिक ताबूत में लौटकर आते थे तो जनता सड़कों पर उतर आती थी। जॉर्ज बुश के समय भी हुआ और उसके बाद में भी। तो एक तो चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह है कि अमेरिका का जनमानस शायद इस बात के लिए तैयार न हो कि इजराइल की मदद के लिए अमेरिका को सीधे कूद जाना पड़े। गोला बारूद देते रहिए, हथियार देते रहिए, सब चलेगा, लेकिन अमेरिका के सैनिक नहीं जाएंगे लड़ाई। दूसरी बात है परमाणु युद्ध का खतरा। बहुत आसानी से अमेरिका भी ये जोखिम नहीं ले सकता, क्योंकि अब तक की जो सूचनाएं उसके मुताबिक ईरान को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा अपने परमाणु हथियारों को अंतिम चरण पर ले जाने में। सिर्फ 2 हफ्ते का समय उसे चाहिए, जो विशेषज्ञों का मानना है। तो शायद ही इस वक्त कोई पूरी दुनिया को परमाणु युद्ध के कगार पर ले जाने की कोशिश करे। फिर भी इस वक्त तमाम सारे जो तानाशाह हैं, प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लेकिन तानाशाह बन बैठे हैं, और अब तो हिटलर का नाम भी आ गया है। तो 1933-34 के बाद का हिटलर जिस रूप में था, हो सकता है इनमें से किसी एक के भीतर भी अगर हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक की आत्मा भी अगर हिटलर की तरफ अगर चली गई तो दुनिया के लिए खतरा हो सकता है, बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। प्रशांत टंडन जी, आप किस हिसाब से देखते हैं, कैसे देखते हैं? यहाँ अमेरिका की एंट्री से पहले ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है और जबरदस्त अटैक ईरान का आज इजराइल पे हुआ है। इसके बाद इजराइल बिल्कुल बौखला गया है, बिल्कुल बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान आपने देख लिया, सुन लिया, और उधर दुनिया भी 2 भागों में बंटते हुए नजर आ रही है। वेनेजुएला है, मैक्सिको है, अलग अलग देश, ब्राजील है, खासकर लैटिन अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा ईरान के साथ नजर आ रहा है। कैसे देखा जाए? चीन ईरान के साथ है, रशिया
अघोषित तौर पर ईरान के साथ है और रशिया के भी स्टेक काफी है ईरान में। और ऐसे में अमेरिका क्या ये हिम्मत करेगा कि इसमें खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए जैसे इराक वाले में हुआ था? जी, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट बहुत मुश्किल लगता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। कल को हो जाए कुछ मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी मुझे लगता है और मैं सब बताऊंगा कि कैसे मुझे लग रहा है। लेकिन पहले जरा ईरान के हमलों के बारे में बात करते हैं। ईरान ने सोरोका मेडिकल सेंटर पे हमला किया। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उनका मोराल डाउन कर दिया है। वो आयरन डोम का जो पूरा उनका वो था एक प्रोपेगेंडा, उसको भेज दिया है। और आप ये सोचिए कि कल ही तो ट्रम्प कह रहे थे कि वी कंट्रोल स्काईज ऑफ ईरान। हमें अमेरिका को ईरान के जो स्काई है, ईरान का जो आकाश है, उस पर अमेरिका कब्जा है। ये कैसा कब्जा है कि बैलिस्टिक मिसाइल ईरान जो है वो दागने में कामयाब हो रहा है, और उनके डायमंड एक्सचेंज पे हमला किया इजराइल के, और एक अस्पताल पे हमला किया, सोरोका मेडिकल सेंटर, और बड़ा नुकसान किया। जरा ये बताता हूँ कि ये स्ट्राइक जो की है ये बैलिस्टिक मिसाइल है राजीव जी, और जो इजरायली मीडिया के मुताबिक मैं बता रहा हूँ उसमें क्लस्टर बम वॉरहेड है। अब ये क्लस्टर बम वॉरहेड क्या है? ये मिसाइल गिरने के 7 किलोमीटर ऊपर हवा में ही ये फट जाती है मिसाइल, और इसके कई सारे जो छोटे छोटे बम हैं वो 8 किलोमीटर के रेडियस में आके गिरते हैं, नुकसान करते हैं। बहुत सारे ऐसे बम जो डिफ्यूज जो फटे नहीं वो हैं, और उसको लेकर इजराइल में बहुत पैनिक है। कल से इजराइल में सायरन बज रहे हैं। आबादी उनकी बंकर में रह रही है, बार बार उनको बंकर में जाना पड़ता है। बंकर से वापस आए थे, फिर बंकर में गए। दूसरा हमला उन्होंने डायमंड स्टॉक पे किया जी। पूरी तरीके से उसकी जो बिल्डिंग की तस्वीरें इजरायली मीडिया में आई हैं, उससे लग रहा है कि काफी क्षति हुई है। तो क्षति जानमाल की भले ही ना हुई हो, लेकिन इजराइल की हेकड़ी निकालने में ईरान कामयाब रहा, और ट्रम्प की हेकड़ी भी। ट्रम्प कल तक तो ये कह रहे थे कि वी कंट्रोल स्काईज ऑफ ईरान, कहाँ है? तो ये ईरान ने दिखा दिया। अब जरा ट्रम्प पे आते हैं। ट्रम्प साहब ये कहते हुए चुनाव जीत कर आए हैं कि दुनिया भर में युद्ध की इडियोटिक फॉरेन पॉलिसी थी पिछली सरकारों की, और उस इडियोटिक फॉरेन पॉलिसी की तरफ वो वापस बढ़ रहे हैं, और बार बार वो धमकी दे रहे हैं ईरान में। लेकिन वो धमकियां देखिए, जब तक वो कनाडा में थे G7 में धमकियां दे रहे थे, जैसे ही वो वॉशिंगटन पहुंचे उनकी भाषा बदल गई। भाषा क्यों बदल गई? अमेरिका में प्रोटेस्ट हुए पूरे अमेरिका में, वो एक अलग बात है इजराइल के खिलाफ जी। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी से बाहर जो ट्रम्प का सबसे बड़ा सपोर्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अलायंस, मेगा अलायंस। मेगा अलायंस एक्सट्रीम राइट विंग फोर्सेस हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी में तो दो अलग अलग राय हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि अटैक हो, कुछ राय चाहते हैं कि ना हो जी। जेडी वेंस भी अटैक ना करने वालों में से दिखाई देते हैं। लेकिन जो मेगा अलायंस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो लोग हैं जो कि पिछली बार जब चुनाव ट्रम्प हार गए थे तो कैपिटल हिल में घुस गए थे। ये वो समर्थक जो है ये पूरी तरीके से खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का कैंपेन डिरेल हो जाएगा जैसे ही वो वॉर की फॉरेन पॉलिसी में चले जाएंगे।
इसलिए ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि आई मे डिसाइड, आई मे नॉट डिसाइड, मैं फैसला कर सकता हूं, मैं फैसला नहीं भी कर सकता हूं। तो ये क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं अब उनको एक एग्जिट रूट चाहिए। उस एग्जिट की तैयारी जेडी वेंस उपराष्ट्रपति कर रहे हैं कि वो कांटेक्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, वो कांटेक्ट कर रहे हैं और तमाम और कंट्रीज को। आसिम मुनीर की मुलाकात भी प्रेसिडेंट ट्रंप से इसी सिलसिले में हुई है, ईरान के सिलसिले में। तो और वो एग्जिट रूट ये चाह रहे हैं कि ईरान कुछ तरीके से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए राजी हो जाए। तो इनको एक सेफ एग्जिट मिलता है कि हाँ भाई ईरान राजी हो गया, अब हम युद्ध नहीं करेंगे। अब इसमें इजराइल जो है फंस गया। दूसरी कि अगर आपको रिजीम चेंज करने की मुहिम थी तो वो इजराइल के रास्ते से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इजराइल को अगर आप सामने लाके करेंगे तो अरब कंट्रीज का समर्थन कभी भी नहीं मिलेगा, वहां के आवाम का नहीं मिलेगा, उन देशों का भी नहीं मिलेगा जिनका अब्राहम अकॉर्ड करके इजराइल से दोस्ती कराई गई, यूएई या बहरीन या मोरक्को। उनका आवाम भी ज़ायनिस्ट फोर्सेस के साथ जो जैसा वो कहते हैं वो नहीं जाएगा। तो इजराइल को आगे करके अगर रिजीम चेंज की मुहिम अमेरिका चला रहा है तो ये बड़ी गलती हुई है। उससे ईरान पूरे अरब वर्ल्ड में जो उसके दोस्त नहीं भी हैं वो भी उसके खिलाफ नहीं जा सकते। और ईरान ने ये कहा है, खमनेई ने ये भी कहा है कि जो अरब ममालिक हैं, अरब मुल्क हैं, ये अपने सैनिक अड्डे इस्तेमाल करने ना दे अमेरिका को। ये बड़ा बयान है और इसका बहुत बड़ा लोकल वहाँ के स्थानीय लोगों में, आवाम में उसका बड़ा एक मैसेज आएगा और गया है। बिल्कुल, इसलिए अमेरिका के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल है कि वो अटैक करे या ना करे, और अटैक करेगा तो थोड़ा सा जो है वो उसको सेटबैक भी हो सकता है। पीछे सेटबैक हुए, जब मैं सेकेंड राउंड में आऊंगा तब बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, सेकंड राउंड में और बात करेंगे। हमारी कोशिश थी कि ईरान से किसी को जोड़ा जाए, लेकिन ईरान में कल से इंटरनेट की सुविधा जो है वो बहाल नहीं हो पा रही है। व्हाट्सएप और कई सारे जो ऐप हैं उसको डिलीट कर दिया गया है, और ईरान के हालात और उसमें खासकर कुछ एहतियात बरतने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने आज इजराइल पर जो हमला बोला है, ज़बरदस्त अटैक है, बिल्कुल दिन में, रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन में ये अटैक ईरान की तरफ से ये मायने रखता है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? फिर प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास आऊंगा। जी प्रशांत जी। अभी आपने व्हाट्सएप की चर्चा की है, ईरान में इस बात को लेकर बहुत चर्चा है। ये जो उनके साइंटिस्ट और जर्नल्स मारे गए हैं उनकी लोकेशन व्हाट्सएप से गई है, इसलिए व्हाट्सएप के खिलाफ फायरवॉल लगा दिया गया है। व्हाट्सएप के खिलाफ फायरवॉल लगाया गया है। जिनके पास व्हाट्सएप है उनको डिलीट करने कहा गया है व्हाट्सएप को वहां ईरान में। और कल आपको याद होगा कि ईरान से हमारे साथी विश्लेषक प्रोफेसर रजबी जुड़े हुए थे, जमीर जुड़े हुए थे, प्रोफेसर जमीर जुड़े हुए थे और बहुत ही शानदार विश्लेषण कर रहे थे। लेकिन उसी बीच उनका वो डिस्कनेक्ट हो गए और उनको जोड़ नहीं पाए हम लोग। लेकिन चाहे मेल के ज़रिए हो या व्हाट्सएप के ज़रिए हो, जिन चीज़ों टेलीफोन पे बातचीत ज़रूर हो पा रही है उनसे, लेकिन हम चाहते थे कि वो रह पाते, नहीं रह पा रहे हैं। और वहाँ का बिल्कुल आंखों देखी जो सूरत हाल वो नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, विश्लेषण कर रहे हैं हम, और एक साथी और जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी हम आपको और विश्लेषण को आगे लेके जाएंगे। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझूं कि अमेरिका की बात कर रहे हैं, जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं आएगा, अमेरिका अगर आ गया, इस युद्ध में जुड़ गया तो बड़ी दिक्कत होगी, अमेरिका के लिए भी दिक्कत है। और डोनाल्ड ट्रंप की अंदरूनी हालत जो है वो खराब दिखाई दे रही है, इसलिए कि पूरे 50 के 50 राज्यों में, अमेरिका के जो 50 राज्य हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, कई सारे विजुअल्स आ रहे हैं। कल, अब तो वहाँ पे अब सुबह का समय होने को है, सुबह है कई जगहों पे, लेकिन चाहे वाशिंगटन डीसी हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे न्यू जर्सी हो, हर जगह
इनके खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन है। और ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अभी कमजोर पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी 2023 7 अक्टूबर 2023 जहां तक मुझे याद आ रहा है, गजा पे पहला वार और वहां से आज तक उसके साथ लड़ रहा है इजराइल। 2023 से लगभग 1.25 साल हो गए आप लड़े जा रहे हो। अब आपने ईरान के साथ मोर्चा खोल लिया, दोनों तरफ आप मोर्चा खोले हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपकी पीठ थपथपाए अमेरिका, आपका साथ दे अमेरिका। कैसे संभव होगा? इसलिए भी जरूरी। हमारे साथ अमरीश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमरीश जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। आता हूं आपके पास। पहले प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखा जाए? देखिए, इजराइल का जो हाल है वो एक इलाके का, जो हम लोग कहते हैं ना, गुंडा होता है, वो सबको मारता है, पीटता है, वो उसी तरह की हालत है। इजराइल पहले आप गजा पर कर रहे थे, फिलिस्तीन में कितने सारे आपने वहां एक तरह से कत्लेआम किए, स्कूल कॉलेज सब ध्वस्त हुए। उस समय अमेरिका की क्या चिंता थी? कोई चिंता नहीं थी। और मैं तो बार बार सवाल उठाता हूं कि यूएनओ कहां है, जिसको इस दुनिया ने दो विश्व युद्धों के बाद स्थापित किया था विश्व शांति के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, लेकिन वो कहां है? उसके लिए एक बड़ा दादा बैठा हुआ है, अमेरिका। अब वो ट्रंप साहब, तो इजराइल को शह कहां से मिल रही थी? अमेरिका के जरिए मिल रही थी। और उसी के ताकत के बल पर, उसी के शह पर पहले फिलिस्तीन और उसके बाद फिर ईरान को भी आप धमकाएंगे। लेकिन अब लग रहा है कि ये उल्टा हो गया है। ईरान ने जो जवाब दिया है, अब सोचिए, ट्रंप ने भी धमकाया था कि हमें मालूम है कहां है और हम उसको मार सकते हैं लेकिन मारेंगे नहीं। ये किसकी भाषा होती है? तो हम लोग तो बराबर इस बात को कहते हैं कि एक चुने हुए प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की इस तरह की भाषा कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो घरेलू राजनीति हो या वैश्विक कूटनीति हो, इस तरह की भाषाएं नहीं। लेकिन अमेरिका का जो चरित्र रहा है, हम लोग तो बुश के टाइम से देख रहे हैं जी, कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो साहब आप हमारे दुश्मन हैं। इजराइल कुछ भी करेगा, इराक को नेस्तनाबूद किया, फिर अब अफगानिस्तान में कूदे, वहां कहां कितने देशों के नाम लिए थे। अब आप मिडिल ईस्ट में लगे हुए हैं। लेकिन ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और कोई भाषा गड़बड़ नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि दो टूक जवाब दिया गया ट्रंप को भी। और ट्रंप अपनी अंदरूनी राजनीति से जो जूझ रहे हैं, और हर इस तरह का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो पोस्ट या राष्ट्रपति हो, जब आप देश के हितों को अनदेखा करके वैश्विक राजनीति करने लगते हैं तो ऑब्वियस है कि लोग सवाल खड़े करते हैं। वही अमेरिका में हो रहा है। वो अमेरिका जो दुनिया को लीड कर रहा था अपने स्किल से, अपने उद्योग धंधों से, अपने बाजार से, अपने प्रोडक्शन से, अब ट्रंप साहब चाहते हैं कि नहीं साहब, हम तो केवल हड़का करके और धमका करके सारे देशों को नतमस्तक कर लेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था? हमारे हो सकता है कि भाई वैचारिक हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों को हम लोग थोड़ी ना बर्दाश्त करें, कोई भी हो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री में ये कुवत होनी चाहिए थी कि दो टूक जवाब देता। वो नहीं दिया। सवाल मोदी जी पर इसलिए खड़े होते हैं, वरना पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। अगर ट्रंप को उनको जवाब देना हो उन्हीं शब्दों में, जिस शब्द में कह रहे कि साहब हमने धमका करके साहब सीज फायर करा दिया। और अभी 30 मिनट की बातचीत में क्या हुआ कि अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस जारी करके जो विदेश सचिव हैं वो सारा कुछ कहते हैं कि नहीं साहब, वो ट्रंप के कहने पर, इसरार पर साहब मोदी जी ने बात की। तो ये जो लीपापोती हो रही है कि आप भारत के अंदरूनी राजनीति में भी जो मोदी जी का ग्राफ गिरा है, जो विश्वसनीयता घटी है जी, और जो सच बाहर आया है उसको ढकने की एक फिर से आप कोशिश कर रहे हैं। और ये तो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। लोग सब देख लेते हैं कि एएनआई को जब फोटो जब वहां खींचा जा रहा है तो सारे राष्ट्राध्यक्ष कहीं और देख रहे हैं, मोदी जी को पता है कि कैमरा क्या। इसका भी लोग विश्लेषण कर रहे हैं।
तो ये जो फोटो सेशन चल रहा है, और मोदी जी अपनी इमेज को लेकर के बहुत चेतना संपन्न रहते हैं, किस एंगल से, और वो घड़ी कोई भी हो, G7 का प्लेटफॉर्म हो या अहमदाबाद में वो हवाई जहाज जहां क्रैश हुआ, जहां सैकड़ों लोग मर गए, खाक हो गई उनकी जिंदगी, वहां पे भी मोदी जी फोटो खिंचाने के लिए आए, तो किस एंगल से खींच रही थी? लेकिन पहलगाम नहीं जाते हैं, मणिपुर नहीं जाते हैं, तो ये, और आज तो अचानक मुझे याद आया कि राहुल गांधी जी का जन्मदिन है आज। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, पूरे देश ने जिस तरह से उनको बधाइयां दी हैं, जननायक कोई लिख रहा है, कोई सामाजिक न्याय का योद्धा लिख रहा है, और ऐसे लग रहा है कि राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री ना हो, लेकिन उनको उस रूप में इस देश का जनमानस, खास करके जिसकी वो बात करते हैं, जो इस देश का वंचित तबका है, दुखी और जो परेशान लोग हैं, नौजवान हो, किसान हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, उन सब ने आज राहुल गांधी जी को बहुत जी सम्मान के साथ उनको बधाई दी है। तो हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से, डीबी लाइव की तरफ से हम लोग भी भाई बधाई उनको देना चाहते हैं। चलिए, खुशी का, जी, राहुल गांधी के लिए खुशी का मौका है, उनको बधाई। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमरीश मिश्रा जी। अमरीश मिश्रा वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के जानकार ही नहीं बल्कि एक्सपर्ट हैं, और फॉरेन एक्सपर्ट, विदेश मामलों के एक्सपर्ट, और इनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के इस संघर्ष में कूद पड़ता है तो क्या होगा, और अगर नहीं कूदता है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, इस वक्त अभी भी खबर आ रही है, ब्रेकिंग खबर, कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बात की है टेलीफोन पे, और खासकर उन्होंने कहा है कि ईरान के मामले में आप जंग में मत कूदिए तो बेहतर है। ये एक समझाने वाले अंदाज में और एक आपसी बातचीत के अंदाज में ये बात कही गई है। मिश्रा साहब, आपसे जरा समझूं कि सवाल वही है कि यहाँ पर अमेरिका की अगर एंट्री होती है तब क्या, और नहीं होती है तब क्या? ये जंग या ये संघर्ष कब तक आगे बढ़ते हुए देखते हैं आप? धन्यवाद राजीव जी। मैं सभी डीबी लाइव के दर्शकों का एहतराम करता हूं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताता हूं, या ये जो हो रहा है ना अभी, ये एक्चुअली जो बैलफोर डिक्लेरेशन 1917 और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद जो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था आज का मिडिल ईस्ट, उसको जो पूरा मिल बैठ के बांटा गया था, पश्चिमी ताकतों ने जो बांटा था और इजराइल को अपने लठैत के रूप में वहां बैठाया था, और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब पश्चिमी ताकतों का हरास हुआ, फिर अमेरिका ने पश्चिमी ताकतों की कमान संभाल ली। अब ये लोग इस स्टेज पे आ गए हैं कि मिडिल ईस्ट में अब इनका रिजीम, अब इनका जो राज है अमेरिका इजराइल का, और अमेरिका के पीछे नेटो है पूरा, ये खतरे में। वो खतरे में कैसे पड़ा? वो खतरे में पड़ा फिलिस्तीन के मुद्दे पे, फिलिस्तीन के रेजिस्टेंस के उसके मुद्दे पे। देखिए राजीव, ये हमेशा बात समझिए, जब भी प्रतिक्रांतिकारी ताकतें, फैसिस्ट ताकतें हमलावर होती हैं या साम्राज्यवादी ताकतें, भारत तो झेल चुका है साम्राज्यवाद को, 1857 की जंग हमने लड़ी, 1 करोड़ लोग हमारे मारे गए, ये सारी चीजें जब होती हैं, जब एक रेजिस्टेंस वो देखते हैं। अब मिडिल ईस्ट में जब तक रेजिस्टेंस नहीं था तब तक सब ठीक था, लेकिन मिडिल ईस्ट में क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 हो गया, हमास ने एक नई जंग का शंखनाद कर दिया, उसके बाद से इनकी हालत खराब हो गई। फिर उनको पता है कि ईरान 1979 में ईरान की क्रांति हुई, तभी इमाम खुमैनी ने, जो आज खामनेई है उनके पहले, उन्होंने ये फिलॉसफी दी थी कि वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकन और इजरायली प्रेजेंस का कोई मतलब नहीं है, विदेशी ऑक्यूपेशन के तहत मिडिल ईस्ट नहीं रहेगा, ये आइडियोलॉजी उनकी है। तो वो उसी आइडियोलॉजी के तहत हमास को भी उन लोगों ने सपोर्ट किया। जब हमास से सारे अरब देशों ने सपोर्ट छीन लिया, ईरान शिया है, हमास सुन्नी है, फिर भी हमास को पूरा सपोर्ट ईरान का है। इसीलिए नेतन्याहू हमेशा कहता रहा है कि असली जो सांप का सर है वो ईरान है। जब उसने सीरिया पे हमला किया, जब उसने लेबनान पे हमला किया, जब उसने यमन तक की बात आती थी कि वो देखो तुमको मार रहा है, तो उनका नहीं, हम ईरान से हम उसको सबक सिखाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। और आज उन लोगों ने ये गलती कर, उन्होंने ईरान पे हमला कर दिया। और क्या हमला था वो हमला ऐसा था कि वो एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन्स ईरान के खत्म हो, ये तो था ही नहीं मुद्दा रिजीम चेंज था। ये साफ तौर पे कहा गया
कि हम उनके देखिए 28 मिलिट्री लीडर्स को मार दिया, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मार दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे 11 गोल्ड मेडलिस्ट जो ईरान के हैं एशियन गेम्स में, ओलंपिक्स के, उनको मार दिया। यानी पूरा का पूरा जो एक स्ट्रेटम है ईरानियन सोसाइटी का, जो इमाम खुमैनी की विचारधारा का है, उसको मार दो, उसके बाद अराजकता फैल जाएगी। मोसाद के लोग अंदर थे, उन लोगों ने अंदर से ही ड्रोन्स चलाए हैं, बहुत बड़ा नेटवर्क था उसकी हिस्ट्री जाती है, जो पर्शियन ज्यूज हैं उनमें, वो खैर बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये इनका पूरा मकसद था कि फटाफट 2-3 दिन में रिजीम चेंज कर दो। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि ये इमाम ये जो खामनेई साहब है, इन्होंने पॉलिटिकल चैलेंज लिया, ये केवल सैनिक बात नहीं है, पॉलिटिकल चैलेंज लिया। इन्होंने कहा हम अपनी पूरी फोर्सेस को रैली करेंगे, हम उस विचारधारा को टेस्ट करेंगे। उन्होंने जब ये किया, जब ईरानियन जनता सड़क पे आ गई, तो उसके बाद पुतिन तक को कहना पड़ा कि ईरान की जनता तो अब खामनेई के साथ है, हमको अमेरिका झूठ बता रहा था। अब ये जो पूरी बात है, देखिए अमेरिका एंटर करे या ना करे, अमेरिका की हार हो चुकी है। अमेरिका फॉर्मली एंटर करे, देखिए स्थिति इस समय बहुत विस्फोटक है। अगर अमेरिका एंटर करता है तो आप ये समझ लीजिए कि ईरान जो है वो सीधे जो अमेरिकन बेसेस हैं इराक में आपको देखिए थोड़ा सा और पर्सपेक्टिव दे दूं। शिया वर्ल्ड में क्या है कि खामनेई साहब करीब 30 से 40% उनके एलिजेंस है, बाकी जो है वो सिस्तानी जो इराक के शिया हैं। सिस्तानी साहब का आज बयान आ गया। अब जब सिस्तानी और खामने और सिस्तानी को इन लोगों ने काफी यूज किया था अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, जो इराक में 60% पॉपुलेशन शिया है। सिस्तानी और खामनेई का मतलब, इनका साथ आने का मतलब आप सोचिए, ये वो लोग हैं, हम लोग सिखों की बात करते हैं कि वो अपने दुश्मन को छोड़ते नहीं, ये वो लोग हैं जो 72 लोगों ने लाखों लोगों की सेना को फेस किया था 680 AD में, इसको करबला की लड़ाई कहते हैं। और इसमें आप विशेष सोचिए, मेरे MNC दोस्त शिया, उन्होंने कहा अगर सिस्तानी साहब का फतवा आ जाएगा तो हमको भी जाना पड़ेगा। ये हो जाए ना जाए, लेकिन एक मैं बात बता रहा हूं, तो ये जो पूरी बात है, ये जो इन्होंने जो गलत पूरा जिस तरीके से इन्होंने एक जबरदस्ती अपनी ये नेतन्याहू ने अपने पर्सनल, अच्छा नेतन्याहू क्या है, डोमेस्टिक चैलेंज फेस कर रहा है। अगर वो ये लड़ाई खत्म होती तो वो जेल में होगा, जैसे हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की भी स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस समय देखिए जो मामला फंसा हुआ है वो नेतन्याहू को बचाने का, जो अमेरिका का सबसे बड़ा लटा है, क्योंकि नेतन्याहू गया अगर, तो उसके बाद जो विकल्प है इजराइल में, अमेरिका को विश्वास नहीं है कि वो उसी तरीके से लठैतगिरी मिडिल ईस्ट में कर सकते हैं। ये एक समस्या है। अब ट्रंप आया था, ट्रंप ने सोचा था कि हम कुछ ऐसा करके वो सोच रहा था ईरान से हम डील कर लेंगे, ईरान को हम, अच्छा मैं चीज एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताओ, ट्रंप जो गेम खेलता है, दरअसल एक पॉलिटिक्स में गेम थ्योरी होती है, उसमें होता है रिवर्स नेगोशिएशन। यानी आप जो जिससे आप नेगोशिएट कर रहे हैं उसको आप ये विश्वास दिलाइए कि जो तुम्हारा टेम्परेरी फायदा इसमें है, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म नुकसान है, लेकिन आप उसको ये विश्वास दिलाइए कि तुम्हारा टेम्परेरी फायदा हमसे दोस्ती करने में। इंडिया पाकिस्तान मामले में ट्रंप ने यही किया, उसने खुद रीच आउट किया और उसके बाद ये दिखाया कि उन लोगों ने हमको दे रीच आउट टू अस, और उनको टेम्परेरी फायदा ट्रेड वगैरह का दिखा के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट उनका हो ना हो, उसको उन्होंने उसमें फंसा दिया। ईरान के साथ वही गेम हो रहा था कि न्यूक्लियर डील कर लो, ये कर लो, यूरेनियम एनरिचमेंट, हम तुम्हारे सैंक्शन हटा देंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि सैंक्शन हटाने की कोई प्लानिंग ही उनकी नहीं थी। और तुलसी गबार्ड और तमाम लोग जो ट्रंप के कैबिनेट के हैं वो कह चुके हैं कि ईरान को न्यूक्लियर थ्रेट नहीं है, ये तो ईरान को पूरी तरीके से कब्जे में लेने की, और ये लोग रिजीम चेंज फिर भी करते। आप सोचिए गद्दाफी ने पूरा इनको अपना न्यूक्लियर वेपन सारे डिस्ट्रॉय करने दिए, पूरा सब डिस्ट्रॉय किया, फिर गद्दाफी को हटाए, वही ईरान के साथ होता। और खामनेई ये बात समझ गए थे, और उन्होंने जब उनकी इतनी बड़ी सारी की सारी लीडरशिप समाप्त हो गई, पॉलिटिकल मिलिट्री सारी, उसके बाद उन्होंने पूरा अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस पे पूरी ईरानियन सोसाइटी को रैली किया, सैनिकों को रैली किया। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका का जो जंग में आना और उसके बाद और जंग में ना आना, ये दोनों बराबर है आज की तारीख में। ईरान कहां रुकेगा कुछ नहीं कहा जा सकता है, मैं एकदम रियलिटी चेक दे रहा हूं, क्योंकि ईरान के पास, ईरान ने ये तक कह दिया है, ईरान ने कल IRGC ने क्या कहा, IRGC जो उनकी जो सेना है, उसने कहा कि इजरायलियों के पास दो विकल्प है, या तो शेल्टर में घुट घुट के मरे और वरना वो इजराइल छोड़ दें। इसका मतलब क्या हुआ, इजराइल छोड़ देने का मतलब क्या हुआ, ये किसका स्लोगन है, ये हमास का स्लोगन है कि इजराइल जो है कि हमें केवल एक फिलिस्तीनी स्टेट, 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं चाहिए, हमको जो इजराइल इस समय जो
गलत तरह से कब्जा 1948 में हुआ था, वो भी फिलिस्तीन है। तेल अवीव पे हमको फिलिस्तीन का झंडा चाहिए। ये देखिए, ये मामला है। अब यहां तक चीजें चली गई, इस समय कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि अरब देश भी जानते हैं कि अमेरिका की दादागिरी से वो भी परेशान है। उनको बहुत फायदा भी हुआ है, लेकिन वो परेशान भी है। अमेरिका ने कोशिश की कि शिया सुन्नी मामला बना दो, सीरिया में शिया सुन्नी मामला बना भी, लेकिन उसके बाद फेल हो गया, क्योंकि अभी जो पूरी स्थिति है उसमें तमाम सुन्नी मुल्क भी इस चीज को देख रहे हैं कि वो ईरान के साथ करें। चाइना का और नॉर्थ कोरिया का देखिए स्टैंड, वो पूरी तरह से चाइना के साथ है। रशिया का स्टैंड, रशिया को इन लोगों ने कंफ्यूज कर दिया था सीरिया में। फिर पुतिन का जो लेटेस्ट बयान आया कि नहीं, रिजीम चेंज तो वहां हो ही नहीं सकता, हमको बेवकूफ बना रहे थे तुम लोग। ये देखिए पूरी स्थिति है राजीव जी। जी जी जी, जब आप बात कर रहे हैं तब इसी बीच एक ट्वीट आया है खामनेई साहब का। जरा खामनेई के ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार कल भी शाम को जब हम चर्चा कर रहे थे उसी वक्त उधर खामनेई अपने राष्ट्र को, देश को संबोधित कर रहे थे, और उससे पहले 3 ट्वीट उन्होंने किया था। आज ये ट्वीट कर रहे हैं कि शुरू से ही ये अंदाजा था कि इस दुष्टता भरी कार्रवाई में अमेरिका भी शामिल है, लेकिन अब जो बातें वे कर रहे हैं उनसे इस अंदाजे को और भी बल मिलता है। ये कह रहे हैं अयतुल्लाह सैयद अली खामनेई, जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के। और ये हिंदी में भी मज़ेदार है कि उनका ट्विटर अकाउंट जो है हिंदी में भी है, और तो इसलिए हिंदी का हमारे लिए काम आ जाता है। जरा जल्दी से आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी, बहुत गर्मा गर्म चर्चा हम भी कर रहे हैं, उधर गर्मा गर्म माहौल तो है ही, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अमरीश मिश्रा जी जो बातें समझा रहे थे, बता रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, दोबारा उनके पास आएंगे, लेकिन आपसे भी समझना चाहता हूँ कि इधर हरकत में सब आ गए हैं। हरकत में ब्रिटेन भी आया है, बात कर रहा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से, और कह रहा है कि आपको नहीं कूदना चाहिए इन दोनों के युद्ध में, और अगर कूदता है तो फिर क्या स्थिति बनते हुए नजर आती है। लेकिन उससे पहले अमेरिका जो बात कह रहे हैं अमरीश जी, चाहे प्रशांत जी, चाहे डॉक्टर राकेश पाठक जी, वही बात है कि अमेरिका खुद इतना घिरा हुआ है अंदर खाने, तो इसके बाद वो कूद कर कहां तक जाएगा, ये भी तो है अमलिंदु जी। देखिए राजीव जी, असल में अमेरिका बहुत ज्यादा घिरा हुआ है, और पूरे घटनाक्रम के पीछे अमेरिका ही था। नेतन्याहू तो प्यादा है सिर्फ, और न्यूयॉर्क टाइम्स की राजीव जी रिपोर्ट आई है कि पिछले दिसंबर में ही ये तैयारी हो गई थी कि ईरान पे इस तरीके से हमला करना है, खामेनेई को खत्म करना है। और फरवरी में नेतन्याहू गए थे अमेरिका, व्हाइट हाउस में जाके मुलाकात की थी और पूरा प्रेजेंटेशन दिया था। तो उस समय ट्रंप ने कहा कि अभी खामेनेई पर सीधे हमला करने की जरूरत नहीं है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है। दूसरी तरफ राजीव जी, मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ये समझ रहे थे कि द्वितीय जो शीत युद्ध था उसके बाद, समाप्ति के बाद, अब अमेरिका जो है वो पूरा दुनिया का दरोगा बन गया है, और ट्रंप भी दरोगा की तरीके से बर्ताव कर रहे थे। लेकिन अमेरिका विरोधी जो ताकतें राजीव जी वो दुनिया में अभी कमजोर नहीं हुई। और सबसे बड़ी बात यह कि 90 मील अमेरिका से दूर लैटिन अमेरिकी देश है राजीव जी, और रोज वो आंख दिखाते हैं अमेरिका को, अमेरिका कुछ नहीं कर पाता है। उत्तर कोरिया जो आंख दिखाता है, क्यूबा आंख दिखाता है, और चिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है अमेरिका की उनसे। वियतनाम और अफगानिस्तान में आकाश में भी हम कब्जा था अमेरिका का, और जमीन पर भी कब्जा था, और अपने हथियार वहां छोड़कर अमेरिका को भागना पड़ा। तो अब जो वहां कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, असल में वो इतिहास सबक लेना नहीं चाहते, और ये इसके पीछे वो लगे हुए थे कि इस तरीके से इसको अस्थिर किया जाए। और ये शायद अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी ताकत के साथ जो है वो प्रतिवाद करेगा और इतना जबरदस्त तरीके से मार करेगा, उसकी ये तैयारियां हैं। ईरान के जो IGCR के प्रवक्ता हैं, आज सुबह राजीव जी उन्होंने घोषणा की और ये कहा कि हम आपको 1 मिनट भी बंकर के बाहर नहीं बिताने देंगे। और ये घोषणा करने के तुरंत बाद सबसे बड़ा हमला जो है वो असल में उस अस्पताल पे नहीं हुआ है जो बताया जा रहा था, वो अस्पताल पे हुआ। अस्पताल के बराबर में सैन्य कमांड है, सेना का दफ्तर है इजराइल का, निशाना वो था, उस पर हमला किया गया है। उसके साथ साथ जो है जो उस पर हमला हुआ तो साथ साथ में वो अस्पताल की बिल्डिंग है वो भी उसमें धराशायी थी। तो कुल मिलाकर निशाना वो था सैन्य कमांड, और ये जाकर सीधा एक तरीके से आ जाए कि छाती पर जो है इजराइल की वो ईरान ने वार कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब फंसे हुए ये है राजीव जी कि जैसे आपने बताया कि स्टीमर ने जो है बात की है कि भाई आप इस पे दूर हटिए इस मसले से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के ऑफिस ने बाकायदा जारी की है विज्ञप्ति, और ये कहा है कि अमेरिका को इसको कूटनीतिक तरीके से हल करना चाहिए और सैन्य कार्रवाई वहां नहीं होनी चाहिए।
अमेरिका में खुद राजीव जी जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहे हैं। आज दिन भर जो है न्यूयॉर्क में, टाइम्स स्क्वायर पर और यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के बाहर भी जबरदस्त प्रदर्शन हुए हैं कि नेतन्याहू हत्यारा है और अमेरिका इस युद्ध में शामिल नहीं हो। एक डेमोक्रेटिक सीनेटर है, उन्होंने जारी किया ये विजुअल देखिए, ये अमेरिका का ही है विजुअल जो आप कह रहे हैं ना, ये न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क का है, न्यूयॉर्क सिटी का ये है। और जो सीनेटर है उन्होंने जारी किया वीडियो और कहा कि हु इज ट्रंप अमेरिका को युद्ध में झोंकने वाला, जब तक कि कांग्रेस से इसका सैंक्शन नहीं होता है अमेरिका नहीं झोंक सकता। तो खुद घिरे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप भी। तो बहुत सारी चीजें राजीव जी, और इजराइल ने आज, ईरान ने आज ये साफ कर दिया कि अब हमारे निशाने पर इजराइल के सैन्य ठिकाने हैं। अब वो आयरन डोम जो था राजीव जी, वो जम बन गया, एकदम कुछ नहीं कर पाया। और आईडीएफ को कहना पड़ा कि इजराइल के आकाश पर अब हमारा नियंत्रण नहीं है। ये आज इजरायली सेना ने साफ तौर पर कहा राजीव जी कि अब आकाश पे हमारा नियंत्रण नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जरा स्क्रीन पर डॉक्टर राकेश पाठक जी को ले आइए और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, जरा आपसे और समझना चाहता हूं कि यहाँ पर एक तरफ हम इजराइल और ईरान की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका की बात इसलिए भी क्योंकि चौधराहट तो वही कर रहा है, चौधरी बने हुए हैं डॉक्टर ट्रंप साहब, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बात अमरीश मिश्रा जी कह रहे थे कि वो नहीं आया या आए, अमेरिका अगर आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, जो परिस्थितियां हैं उसके पक्ष में नज़र नहीं आती हैं। और उससे भी ज़्यादा, उससे भी इतर, यहाँ पर एक बात और समझने की ज़रूरत है जिसको और विस्तार देने की कोशिश करते हैं हम, कि यहाँ इजराइल अगर मात खाता है तब क्या कुछ हो सकता है, तब भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्योंकि पिछले 11 साल से अपने यहाँ भी देख रहे हैं हम कि मोसाद का नाम अपने यहाँ भी बीच बीच में खूब चलता है, इसलिए भी। और नरेंद्र मोदी जी अभी 35 मिनट बात करके आए हैं, इजराइल अगर मात खाता है तब क्या। देखिए राजीव जी, भारत की विदेश नीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रीति नीतियां तो एकदम दो राहे पर खड़ी हैं, दो राय भी नहीं 6 राय पर खड़ी हैं। और इससे भी ज्यादा इटावा में एक पचराहा है, 5 रास्ते होते हैं, ऐसे कई शहर हैं। तो हमारी विदेश नीति ऐसे मोड़ पर खड़ी है जिसमें न प्रधानमंत्री को पता है कि किस तरफ जाना है, न विदेश मंत्री को मालूम है, न विदेश सचिव को मालूम। अमरीश जी ने बहुत विस्तार से परिस्थितियों का विश्लेषण किया है। थोड़ा सा इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि जो ईरान 1979 से इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ के तमाम प्रतिबंधों को झेल रहा है, उसके बावजूद इस तरह से खड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं 79 के बाद उसके परमाणु कार्यक्रम पर, उसके साथ कारोबार व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिबंध लगाए। उसके 1995 में एक दफा बिल क्लिंटन के समय थोड़ी सी राहत दी गई, लेकिन दोबारा फिर लगा दिए गए। फिर बराक ओबामा ने थोड़ी छूट दी, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से उसको प्रतिबंधों की हथकड़ी में बांध दिया। तो आप कल्पना करके देखिए कि करीब करीब 46 साल से एक देश पूरी दुनिया के साथ किसी भी तरह का कारोबार, बहुत सारे तरह का कारोबार नहीं कर पा रहा, जिसमें खास तौर से परमाणु कार्यक्रम है, बैलिस्टिक प्रोग्राम है, हथियारों की खरीद फरोख्त है। इतने प्रतिबंधों के बावजूद, लगभग आधी सदी के इन सैंक्शंस के बावजूद अगर वो लड़ाई में खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मानसिक ताकत भी है, उसका मनोबल भी है उस देश का, उसके पीछे कोई सैद्धांतिक आधार भी है। और उसका आधार इस वक्त दुनिया में इजराइल के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। पहला तो यही है कि वो पहले हमला करने वाला नहीं है, पहला हमला इजराइल ने उस पर किया है। अब उसे भी अधिकार है कि वो इसका जवाब दे। दूसरा ये कि इजराइल के परमाणु शक्ति संपन्न होने की लगभग तस्दीक कर दी जाती है। दुनिया में ये मान लिया गया है कि उसके पास हैं ऐसे हथियार। अमेरिका उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए है ही। तो अब ईरान को भी एक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के चलते ये अधिकार है कि वो भी अपनी रक्षा में परमाणु हथियार तैयार कर ले, जो लगभग तैयार वाली दशा में। ऐसी स्थिति में आपने जो सवाल पूछा है कि अगर इजराइल इस पूरी लड़ाई में पिछड़ता है, मात खा जाता है, तो क्या होगा।
तो सबसे पहले तो खाड़ी का जो इलाका है, खाड़ी देशों का जो माहौल है, उसमें बड़ा बदलाव आएगा। जो अमेरिका के बगल बच्चा बने हुए खाड़ी देश हैं, जिनके अपने अपने आंगन में, जिनकी अपनी चौहद्दी में अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं, वे भी खतरे में आ जाएंगे। खतरे में आज भी हैं, जैसा मैंने पहले चरण में कहा था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को हलाल वाला मीट खिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कोई और चाल भी चली, क्योंकि पाकिस्तान ईरान का साथ देने की बात कर रहा है। वो मेन्यू भी आ गया है ना सोशल मीडिया पर कि क्या खिलाया, उसमें बड़े बड़े मोटे अक्षर में लिखा हुआ है, ऑल मील्स आर हलाल जी। तो पाकिस्तान को इस तरह से अपने पाले में, हमेशा से ही पाकिस्तान उसका बगल बच्चा ही है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य में इस वक्त अगर पाकिस्तान ईरान के साथ जाने वाला था तो उसे रोकने की कोशिश भी की गई। हम कहां खड़े हैं, भारत कहां है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार की फिलिस्तीन और इजराइल के मामले में, ईरान और इजराइल के मामले में क्या भूमिका है, क्या नीति है, क्या रीति है, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। हम संयुक्त राष्ट्र संघ में गैर हाजिर हो जाते हैं। ईरान हमारा परंपरागत मित्र है, हमेशा से मित्र है, सांस्कृतिक रूप से हमारा पुराना मित्र है। और अगर उस थ्योरी को माना जाए कि आर्य कहां से आए, तो आर्य तो वहीं से आए थे। इसके बावजूद आज भारत में मोदी, बीजेपी और आरएसएस के समर्थक स्टैंड विद इजराइल का अभियान चलाते हैं। यद्यपि अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी कि ये मान लिया जाए कि इजराइल पूरी तरह खत्म हो जाएगा या बिल्कुल घुटनों पर आ जाएगा। अभी ये लड़ाई लंबी चल सकती है, जब तक कि दुनिया की दो बड़ी ताकतें, तीन बड़ी ताकतें, अमेरिका, रूस और चीन, सीधे इसमें दखल नहीं देते रोकने के लिए या लड़ाई बढ़ाने। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमेरिका, रूस और चीन की बात हो रही है। अमेरिका और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दोनों के बीच भी बातचीत हुई है। और चीन के राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा है कि इजराइल जल्द सीज फायर करे। विवाद सुलझाने का सही तरीका ये नहीं है। और ये साफ साफ कहना, इसके क्या मायने हैं। और इजराइल की तरफ, और चीन तो हमेशा, प्रशांत टंडन जी, चीन हमेशा कह रहा है प्रशांत जी कि हम ईरान के साथ हैं। रूस खुले तौर पे नहीं कह रहा है, लेकिन रूस चीन के साथ है। रूस दोनों देशों में शांति बहाल कराने के पक्ष में है और चीन के अपने स्टेक लगे हुए हैं, रूस का भी है। मिडिल ईस्ट में रूस की जो भी हनक है वो नहीं चाहता है रूस की वो कमज़ोर हो। चाइना तो व्यापारी है, चाइना व्यापार चाहता है। ऐसे में चीन और रशिया के बीच की बातचीत क्या मायने रखती है, क्योंकि अब यहाँ दिख रहा है कि एक खेमा इधर जो आपस में बात कर रहा है, दूसरा खेमा उधर भी है। क्योंकि आप याद कीजिए कि ईरान ने कहा था कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस हमें धमकी न दे। ईरान का शुरुआती बयान। जी, पहले बात करते जी, जो क्रेमर ने बात की है, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने बात है ट्रंप से, जी ट्रंप से बात की है। मसला क्या है, और बहुत ही कंफ्यूजिंग सिग्नल्स और कोई अप्रूवल यूरोपियन देशों की तरफ से नहीं आ रहा है। दरअसल अमेरिका ने जो लड़ाइयाँ मिडिल ईस्ट में लड़ी हैं वो नेटो की पीठ पर सवार होकर लड़ी हैं। पैसा ही बचता है और ग्राउंड सपोर्ट भी मिलता है, हथियारों का सपोर्ट भी मिलता है, मिलिट्री इक्विपमेंट का सपोर्ट मिलता है, वॉरशिप्स का मिलता है, तमाम सपोर्ट मिलते हैं। नेटो इस लड़ाई में अब शामिल नहीं होना चाहता है और यूक्रेन के मामले में नेटो में डिवीजन भी है। तो एक तो ये मामला है। दूसरा, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अमेरिका की, वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस मामले में। मैंने कहा था कि यहाँ पे पहले राउंड में कि रिपब्लिकन तो आधे हैं आधे नहीं हैं, लेकिन ट्रंप की असली स्ट्रेंथ रिपब्लिकन नहीं है। ट्रंप की असली स्ट्रेंथ मेक अमेरिका ग्रेट अलायंस है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अलायंस। जो लोग वो वहाँ कैपिटल हिल में घुसे थे वो लोग हैं और वो इस वॉर के खिलाफ है, एकदम खिलाफ है।
तो मैं प्रो पैलेस्टाइन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ट्रम्प के जो घोर समर्थक हैं, जहां से ट्रम्प को वो मिलता है, ताकत मिलती है। जैसे हमारे मोदी जी को आरएसएस से ज्यादा बड़ा अलायंस उनका गोदी मीडिया और ट्रोल है, सोशल मीडिया का। इसलिए मोदी जी कभी ट्रोल को नाराज नहीं करते। तो ये जो वही वो ट्रोल का जो दूसरा रूप है वो एक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट अलायंस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल होगा। दूसरा कि अगर इजराइल को और अमेरिका शामिल होता है, रजीम चेंज की बात होती है, 86 साल के खमनेई को अगर हत्या की जाती है, तो आप समझ लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में अरब स्प्रिंग को हम दोबारा देखें, और उससे ये शेख डरते हैं, अरब स्प्रिंग से डरते हैं, वहां के आवाम से डरते हैं, डेमोक्रेसी शब्द से डरते हैं। तो ये सब चीजें वहां होंगी। और आप देखिए कि उनका 86 साल के हैं खमनेई जी, उनका अभी आपने बताया कि कल उनका संदेश आया राष्ट्र के नाम, और उसके 2 घंटे के अंदर अटैक हो गया। इससे ईरानियन पब्लिक को, ईरानियन जनता को, और जो भी उनके मुखालिफ होंगे वो खत्म हो गए। जो ये हुआ कि जैसी राष्ट्र के नाम संदेश आया, उन्होंने बड़े हमले कर दिए, और ट्रम्प के की दावे के साथ कि वी कंट्रोल ईरान स्काइज, और वो जो तथाकथित आयरन डोम है उसको। दूसरा एक और जरा मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि 2019 में ट्रम्प के पहले रिजीम के दौरान ईरान ने एक अमेरिकन ड्रोन गिरा दिया था, और तब भी रिटेलिएशन में ट्रम्प नहीं गए थे। फिर ट्रम्प के आदेश के बाद ड्रोन हमले में जनरल सुलेमानी की हत्या हुई, उसके और इराक के जरिए हुई। ईरान ने इराक में यूएस बेसिस पे हमले किए मिसाइलों से, बहुत नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इंटेलिजेंस लीक हो गई थी, लेकिन 100 सैनिक, लगभग 100 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये अगर ऐसा दोबारा होता है तो ट्रम्प के लिए डोमेस्टिकली बहुत मुश्किल पैदा होगी राजीव जी। जी बिल्कुल, डोमेस्टिक लेवल पे ट्रम्प के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ज़रा अमरीश मिश्रा साहब, आपके पास फिर से आना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है अगर इंटरनली और इधर चीन का कितना स्टेक और चीन किस हद तक जा सकता है ईरान के साथ देखा जाए तो? पाकिस्तान ने पहले ये अनाउंस किया, अपील की पाकिस्तान ने OICs को कि आप सब साथ आइए और ईरान का साथ दीजिए, लेकिन जब असीम मुनीर जाते हैं उधर अमेरिका, लंच करते हैं ट्रम्प साहब के साथ, उसके बाद से क्या कोई रुख में परिवर्तन इधर आया होगा? क्या पाकिस्तान का ढुलमुल रवैया है ईरान के प्रति? लेकिन चीन के रवैये को जरा देखने और समझने की जरूरत है, जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं, और साथ में रूस भी। तो पाकिस्तान ने शुरू में यह कह दिया कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर अटैक होता, अगर इजराइल न्यूक्लियर अटैक करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक इजराइल पे कर देगा, जो कि बहुत बड़ा बयान है। पाकिस्तान ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया। उसके बाद असीम मुनीर को इन्विटेशन वहां पर जो हुआ पाकिस्तान की, लेकिन जो स्थिति है, अमेरिका, देखिए अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करके छोड़ चुका है, वो हम लोग सब जानते हैं। एक फर्जी जिहाद जो शुरू हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि वो फर्जी जिहाद था अलकायदा, असली जिहाद तो हमास का है, जो इंसाफ के लिए लड़ाई। तो अब जो फर्जी जिहाद जो पाकिस्तान के माध्यम से चलाया जाता था, अमेरिका वहां लौटने वाला नहीं है। दूसरा चाइना, देखिए पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी समस्या है आर्थिक। वो आर्थिक समस्या में अमेरिका कुछ उसकी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्राइवेट इन्वेस्टर्स है, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान। वो चाइना में कर देंगे, इंडिया में कर देंगे, तमाम जगह और कर देंगे। अगर पाकिस्तान को आर्थिक रूप से कोई खड़ा कर रहा है, मतलब वो उसकी वो वाली मदद की बात नहीं कर रहा हूं कि लोन दे दे और ये, अगर कोई पाकिस्तान को आर्थिक रूप से खड़ा कर सकता है तो वो चाइना है। अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां पर बनता है, चलता है, तो उससे
पाकिस्तान की इकोनॉमी मजबूत होती है। तो पाकिस्तान भी इस बात को जानता है, हालांकि वहां हर तरह के लोग हैं, वहां पर सेना का एक तरह से पूरा राज है, तो इसलिए अब उनकी मेंटालिटी क्या है ये बताना मुश्किल है। लेकिन ऑब्जेक्टिवली पाकिस्तान चीन का साथ नहीं छोड़ सकता है किसी भी हालत में, और उधर जो भारत पाकिस्तान की टेंशन है वो भी है, वो चीन का साथ छोड़ेगा, अमेरिका उसका साथ देगा नहीं। तो पाकिस्तान की स्थिति यह है, वो अब पूरी तरह से अमेरिका के साथ नहीं जा सकता। चाइना की, अब चाइना देखिए, चाइना क्या है, अमेरिका का एक इमर्जिंग राइवल है। इमर्जिंग क्या है, वो हो गया है अब तो पूरा, और ये केवल ट्रेड राइवल नहीं है, ये मिलिट्री राइवल। इसीलिए आप देखिए साउथ चाइना सी में, और इस बार जो अगली बार जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी या उसका जो भी नाम हो, वो अटलांटिक में नहीं लड़ी जाएगी, वो पैसिफिक में लड़ी जाएगी, और चाइना उसकी पूरी तैयारी कर रहा है। हम लोग सब देख रहे हैं कि वो कैसे घेरेबंदी कर रहा है, अमेरिका भी पूरी घेरेबंदी कर रहा है, क्वाड अमेरिका ने बनाया, ये सारी चीजें हुई। चाइना का क्या है, चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल का एक छत्र राज हो। चाइना यही चाहेगा कि जो एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली फोर्सेज हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं इजराइल अमेरिका, वो मजबूत हो मिडिल ईस्ट में। और वो कौन है, वो ईरान है। ईरान के अलावा कोई है ही नहीं जो एडोलॉजिकल पोल बना हुआ है वहां पर। चाइना की इसीलिए एक कमिटेड पोजीशन है कि वो ईरान का साथ दे। अब आते हैं रशिया पे। रशिया की जो स्थिति है देखिए, वो थोड़ी अलग है। रशिया जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस रूप में देखता है कि भाई हम अफ्रीका तक फैले हैं, हम यहां तक फैले। हालांकि चाइना और रशिया में एक यूरेशिया के कॉन्सेप्ट को लेके बहुत तेज बातचीत चल रही है कि दोनों मिलके क्यों ना एक इकोनॉमिक जोन, जैसे यूरोप बना वैसे यूरेशिया माने एशिया हो गया, चाइना रशिया हो गया, और भी देशों को वो इनवाइट कर सकते हैं। ब्रिक्स आपको पता ही है ही, और ब्रिक्स में जो पूरी बात आ रही है डॉलर हेजेमनी को चैलेंज करने की, और वो करेंगे। वो डॉलर हेजेमनी, डॉलर पे में बहुत दिनों तक विश्व व्यापार नहीं चल सकता। और अमेरिका का एक ये भी डर है कि ये इसके लिए भी हमको ईरान को खत्म करना है, तो फिर चाइना को मैसेज जाएगा, फिर चाइना के साथ अंतिम हमारी लड़ाई होगी, तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी उसमें गुत्थियां हैं। लेकिन रशिया का जो इंटरेस्ट है, देखिए रशिया के बारे में एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सीरिया के मामले में रशिया कच्चा खा गया, क्योंकि सीरिया में रशिया और ईरान का अलायंस था। 2015 में जो सीरियन सिविल वॉर हुई थी, उसी समय असाद को हटाने की प्लानिंग थी नेटो द्वारा, लेकिन क्योंकि रशिया इंटरवीन कर गया इसलिए असाद को वो नहीं हटा पाए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ था, और रशिया को ये गाजर दिखाया गया कि तुमको यूक्रेन में रिलीफ मिलेगी अगर तुम सीरिया की तरफ से 2 मिनट के लिए आंखें मूंद लो। ईरान और रशिया की इसमें एक तरह से तकरार भी हुई थी, लेकिन खैर उस चीज को ईरान ने डिप्लोमेटिकली हैंडल किया। इन लोगों ने क्या सोचा कि हम सीरिया कर देंगे ईरान में, और इन लोगों ने सोचा कि रशिया अलग थलग रहेगा, लेकिन रशिया तो समझ चुका था ना वो उस सबक से। और रशिया इधर क्या हुआ है कि पुतिन और ट्रंप में जो पर्सनल इक्वेशन था वो बहुत गड़बड़ हो गया। ट्रंप ने खुल के पुतिन को धमकाया भी है, और पुतिन भी इस बात को देख रहा है कि यूक्रेन में उसको कोई रिलीफ नहीं मिली। यूक्रेन में क्या रिलीफ मिली है, अभी तक वैसे ही युद्ध चल रहा है। अभी यूक्रेन ने एक बड़ा हमला रशिया पे कर दिया, जो कि विच वॉज वेरी सिमिलर टू वॉट इजराइल डिड इन ईरान, कि रशिया के अंदर घुस के छोटे छोटे ट्रक से उन्होंने ड्रोन छोड़ के और रशिया के जो मिलिट्री फैसिलिटीज पे अटैक किया। तो रशिया भी अब ये समझ गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की जो स्थिति है, और इसीलिए यूरोप डर रहा है। यूरोप को यही डर है, ये इंग्लैंड को और फ्रांस को यही डर है कि नेतन्याहू के चक्कर में और ट्रंप के चक्कर में पूरा का पूरा वेस्टर्न अलायंस भरभरा के न गिर जाए, क्योंकि अभी भी फ्रांस के कॉलोनियल इंटरेस्ट अफ्रीका में है, इंग्लैंड के कॉलोनियल इंटरेस्ट बहुत सारी जगह पे है। वो एक नए तरह से वो करता है, लेकिन वो कर रहा है। और मैं इसमें कह रहा हूं कि भारत के लिए एक खतरनाक है अगर ईरान की हार होती है, क्योंकि भारत अगला जो टारगेट है इजराइल का, जो नेतन्याहू बोल चुके हैं, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान का मतलब कि वो लोग सोचते हैं कि मुस्लिम है इसलिए नहीं, पाकिस्तान के बाद इंडिया है, क्योंकि इंडिया अल्टीमेटली तो है ब्रिटिश कॉलोनी था ना। तो ये देखिए इसके पीछे बड़ी एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और जो आपने चाइना, रशिया और पाकिस्तान के बारे में पूछा वो मैंने बताया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। जल्दी से आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, जब इंडिया की बात आती है तो फिर ये इस जंग पहले ही, अभी हम लोग कुछ दिन पहले पिछले महीने सीज फायर और 15 बार बोल चुके, ट्रंप साहब कल भी बोले कि हमने सीज फायर करवाई, लेकिन जब ईरान और इजराइल की बात आती है तब यहाँ पर, और उससे पहले अभी हमने देखा
G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, G7 के लोग, पूरा का पूरा देश जो है वो उधर इजराइल के साथ नज़र आया। कोई बयान इजराइल और ईरान पे अपने प्रधानमंत्री का नहीं आया अभी तक। मैं देख रहा था कि एक जो बयान आना चाहिए, आप खंडन कीजिए या इसका सपोर्ट कीजिए, जो भी कीजिए, ये बयान नहीं आया है। क्या मायने इसके रखे जाएं? आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलने गए थे और यूक्रेन और रूस के बारे में कहे थे कि ये अभी समय, ये वक्त युद्ध का नहीं है। जब अमेरिका गए वहां भी युद्ध नहीं, शांति की बात उन्होंने की थी। ये सब पुरानी बात हो गई जब हम और पाकिस्तान साथ साथ नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आज एक छोटी सी लड़ाई, छोटा सा संघर्ष हम करके जब G7 में जाते हैं या दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, तो फिर क्या हमारी स्थिति रहती है? हम कहां पे हैं? कहां हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट है? सवाल ये पूछे जाएंगे, हमारी विदेश नीति क्या है? देखिए राजीव जी, इसमें दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि विश्वगुरु इस समय मौन है, मौन व्रत चल रहा है विश्वगुरु का। और दूसरा, मोदी जी को दरअसल नेहरू की सारी नीतियों को खारिज करना है। असली लड़ाई उनकी भीतर है। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट किसने खड़ा किया? नेहरू जी ने। अब अगर कहीं ऐसा कुछ करते हैं, भले ही दुनिया के मंच पर उनको तारीफ मिल जाए, लेकिन नेहरू जी के बिना पर कैसे मिल सकती है? या ईरान कभी भारत का मित्र हुआ करता था, रूस के साथ अच्छे संबंध थे। वो सब नहीं करना है मोदी जी को, क्योंकि ये सब नेहरू जी के टाइम और कांग्रेस पार्टी के समय पर ये विदेश नीति डेवलप हुई। तो मोदी जी और बीजेपी और आरएसएस की जो नीति रही है, नहीं, कांग्रेस को बिल्कुल हर नीति को खारिज करना है। लेकिन ये तो नहीं मना किया था किसी ने कि भाई आपकी अपनी कोई विदेश नीति ना हो जी। ठीक है, आपने ट्रंप के साथ दोस्ती बनाई, बराक ओबामा को तू तड़ाक करके आपने बात की, चाय बना करके पिलाई, लेकिन फिर भी अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। फिर भी ट्रंप ने 10 बार 11 बार कह दिया कि सीज फायर हमने कराया। तो आपकी विदेश नीति है क्या? छोड़ दीजिए अमेरिका और रूस के जाने के बाद, और चाइना के साथ आपने क्या किया? 22 में राहुल गांधी ने चेताया था कि भारत को इससे बचना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए कि कहीं पाकिस्तान के नजदीक चाइना ना आ जाए, बहुत नजदीक ना आ जाए। तो हमें दोनों को चेक एंड बैलेंस रखना है। और वही हुआ कि आज चाइना खुलकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। क्या नेपाल भारत के साथ खड़ा है? क्या श्रीलंका भारत के साथ खड़ा है? क्या म्यांमार भारत के साथ खड़ा है? और अब जो साउथ ईस्ट एशिया में कोई देश ऐसा है जो खड़ा हो? और तालिबान खड़ा हुआ। अब तालिबान की तो पहले इमेज हम सब दुनिया जानता है। दूसरा, तालिबान की आवाम नाराज है, अफगानिस्तान की, जो अफगानिस्तान के पठान भारत के प्रति विशेष प्रेम रखते थे, वो पाकिस्तान को एकदम खारिज करते थे, इंडिया से विशेष प्रेम रखते थे, वो आज नाराज हैं कि इंडिया ने तालिबान के साथ ये जो संबंध बनाए वो ठीक नहीं है। तो आप हर मोर्चे पर तो फेल हो गए। मिडिल ईस्ट में आप मुंह नहीं खोल पा रहे कि हम क्या बोले। क्या वो नहीं था समय जब आप बोलते कि नहीं हम युद्ध के खिलाफ हैं, और आप उस समय खड़े होते वोटिंग में? क्या प्रॉब्लम थी? आप सीज फायर, यूक्रेन में आप बार रुकवा रहे थे, वहां से लोगों को निकालना था, वीडियो रिलीज हुआ, पापा ने बार रुकवा दी। यहां नहीं रुकवा सकते, विश्वगुरु हैं। उससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि मोदी जी के भक्तों को विचार करना चाहिए कि वो कहां कहां वार। एक तो इतना लोग जिम्मेदारी डाल देते हैं बेचारे मोदी जी पर, क्या क्या करे वो। अब आप देखिए किस किस मोर्चे पर
यहाँ ये हलाल, कभी कुछ, कभी वो मॉब लिंचिंग से लेकर के और तमाम चीजें आ जाती हैं। यहाँ बेचारे खामोश रहते हैं, यहाँ नहीं बोलते, दलित मरे, मुसलमान मरे, कुछ भी हो, यहाँ वो नहीं बोलते। किस किस मोर्चे पर संभाले मोदी जी। तो ये कभी कभी लगता है कि उनके भक्तों के अपने इच्छाओं पर मोदी जी को खरा उतरना है। उनको किसी विदेश नीति से कोई लेना देना नहीं है। विदेश नीति अब अडानी साहब तय कर रहे हैं जी। अडानी और अंबानी के हित में जहां विदेश नीति होगी, मोदी जी वहां जाएंगे, प्रोजेक्ट दिलवाएंगे। इस देश के लोगों की क्या विश्वास है, इस देश के लोगों का क्या होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां तो कुबेर चल रहे हैं, क्योंकि उसके जरिए ही उनको चुनाव जीतना है, वहां से पैसा आना है, वहां से चुनाव मैनेजमेंट पूरा होना है, मीडिया पूरा अंबानी अडानी के हाथ में है। तो मोदी जी को वो प्राथमिकता है ना। मोदी जी की प्राथमिकता इस देश की अस्मिता, इसका सम्मान, इसकी चिंता नहीं है। उनकी चिंता चुनाव है बस। तो अभी देखिएगा आप बिहार में कैसे वो चिंता करते हैं अपने चुनाव की। वहां आपको दिखाई पड़ेगा कि हाँ, ये है मोदी जो परफॉर्म करते हैं। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में परफॉर्म करते हैं और कहीं परफॉर्म नहीं करते। विदेश नीति की बात आएगी तो नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है, ये सवाल बड़े से क्वेश्चन मार्क के साथ होगा। डॉक्टर राकेश पाठक जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे शायद? नहीं, ठीक है। तो हाँ, अमलेंदु जी आपके पास आ ही रहा था। अमलेंदु जी, कुछ खबरें और भी हैं, मैं देख रहा था, जरा बताइए। जर्मनी के चांसलर ने भी बात की है, शायद नेतन्याहू से बातचीत हुई है, क्या कुछ है इसमें? क्योंकि लगातार आज बहुत ज़्यादा, और ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग उसको थोड़ा और देखेंगे, कि जब ईरान ने दिन दहाड़े बिल्कुल हमला बोला है, ताबड़तोड़ हमला, उसके बाद से दुनिया के और खासकर यूरोप, अमेरिका, इधर रूस, चाइना, सब अलग अलग ढंग से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जर्मनी क्या कह रहा है? हाँ राजीव, जर्मनी के चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और खबर यह है कि इस बातचीत में मर्ज ने ईरान के खिलाफ इजराइल के अभियान में संयम बरतने की सलाह दी और ये जानकारी जो है जर्मन के सरकारी सूत्रों ने उन्होंने दी है। और इस बातचीत के दौरान ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर इजराइल के सैन्य हमलों का सिद्धांत रूप से तो समर्थन किया उन्होंने, लेकिन कहा कि इस संघर्ष का कूटनीतिक समाधान खोजा जाना चाहिए, सैन्य इसका जो है वो हल नहीं है, ये उन्होंने कहा। दूसरी तरफ राजीव जी, जो IAEA है उसके जो डायरेक्टर जनरल है ग्रोसी, उनका आज एक वक्तव्य आया, उन्होंने फिर कहा है कि ईरान के पास किसी भी तरीके का कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसको लेकर जो वहां के विदेश विभाग के प्रवक्ता हैं इस्माइल बागाई ईरान के, उन्होंने कहा है कि जीती साहब, आप जो है वो नागरिकों की हत्या के मुख्य दोषी हैं, क्योंकि आपने इस बात को दबा के रखा और आपने समय से नहीं बताया, और ये बहाना आपने अमेरिका और इजराइल को दे दिया कि उसके ऊपर हमले किए जाएं। तीसरी बात राजीव जी ये कि जो कहा गया खामेनी की तरफ से जो जवाब दिया गया, उसके बाद पूरा जो मतलब जो इजराइल के सैन्य अड्डों पर जो हमले हुए, उसके बाद यूरोप में बड़ी हड़बड़ाहट देखी जा रही है। और ये समझ में आ रहा है क्योंकि आज उनके विदेश मंत्री जो हैं ईरान के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने भाई इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले किए, हमने किसी भी उस पर हमला नहीं किया जो इजराइल का समर्थन कर रहा है, जबकि हमारे पास वाजिब कारण थे कि हम उन पर भी हमले कर सकते थे जो इजराइल पर हमले कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सैन्य कमांडर मारे, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले किए और हमारे नागरिकों पर हमले किए, लेकिन हमने कोई हमला नहीं किया। इजराइल एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है, उसने हमारे ऊपर हमला किया तो हमारे पास जायज कारण थे कि हम परमाणु हथियार कहीं से लेते, लेकिन हमने परमाणु हथियार नहीं लिए और हम लेंगे भी नहीं। हम इसका कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके बाद राजीव जी, लगता यह है कि अब यूरोप को समझ में आने लगा है और पश्चिमी देशों को सबको समझ में आने लगा है कि अगर नेतन्याहू के पीछे चलते रहे और नेतन्याहू और ट्रंप की जो चोरी है इसके साथ मिलकर चलते रहे तो तबाही जो है वो पूरे यूरोप में भी आ सकती है, क्योंकि अभी तो खामेनी ने साफ कहा कि हमने अभी किसी को उसको टच किया ही नहीं है, लेकिन जो भी साथ में होगा
उसके खिलाफ भी हम इसी तरीके का जवाब देंगे जिस तरीके से हम इजराइल को देंगे। तो ये बात समझ में आ गई कि ईरान को खत्म करने के चक्कर में ऐसे ना हो कि आग जो है वो इजराइल से चलकर वो जर्मनी, फ्रांस और सब जगह पहुंच जाए। तो ये चिंता मुझे लगता है कि एक बात दिखाई देने लगी है, तो इसलिए अब यूरोप अब दूसरी भूमिका में आता हुआ नजर आता है। तो ये बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन ईरान जो है वो फ्रंट फुट पर खेल रहा है। अभी हम लोग जब बातचीत कर रहे राजीव जी, ठीक इसी समय ईरान ने फिर जो है उत्तरी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी है और वहां जो है बंकरों में लोग जाकर छुप रहे हैं और सेना कह रही है कि बाहर मत निकलिए, अगले आदमी। जी, इजराइल और ईरान के बीच ये जंग या ये संघर्ष किस दिशा में कहां तक आगे बढ़ती है ये देखा जाएगा। इस बीच अब ये कार्यक्रम समाप्त करूं उससे पहले हमारे एक दर्शक साथी हैं असलम चिश्ती, शायर भी हैं, उन्होंने 2 लाइन शेर इसी मसले पे लिख के भेजी, जो आप पढ़ के सुनाता हूँ। देख लेना कभी ऐसी भी घड़ी आएगी, देख लेना कभी ऐसी भी घड़ी आएगी, जंग के नाम से ये जंग भी घबराएगी। पूरे खित्ते की ये तस्वीर बदल जाएगी, खित्ता पूरा भूभाग, पूरे खित्ते की ये तस्वीर बदल जाएगी, हार ईरान के हिस्से अगर आएगी। बात तो सही कही है। बहुत शुक्रिया असलम चिश्ती जी आपका। एक शायर अगर शेर भेजे और वो भी इस मसले पे चर्चा जब हम कर रहे हैं तब तो 4 चांद लग ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी आपका, प्रशांत जी, अमरीश मिश्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में बने रहने के लिए। और आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश कुमार धनखड़ साहब जुड़े हुए हैं, मोहम्मद अंसार साहब जुड़े हुए हैं और मुजफ्फर अली साहब भी हमारे साथ हैं, शिव कुमार पारिक जुड़े हुए हैं हमारे साथ और लूसीफर हार्ट्स जुड़े हुए हैं, असलम चिश्ती जी हमारे साथ बने हुए हैं, फजल अली साहब भी हैं और गिलबर्ट नरहोना साहब। तमाम साथियों, एक तरफ जब जंग की बात होती है तो दिल दहल उठता है, लगता है कि ये सब ना हो और शांति रहे दुनिया में, जो जहां है शांति से जीवन यापन करे, क्योंकि सत्ताएं सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन अगर जंग के मुहाने पे उस मुकाम पर अगर कोई देश पहुंचता है तो सबसे ज़्यादा भुगतता कौन है? वहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। आज भले ईरान बैलिस्टिक दागे इजराइल के ऊपर या इजराइल परमाणु बम दागे ईरान के ऊपर या कुछ और करे, अमेरिका कुछ भी करे, जान किसकी जाएगी? हताहत कौन होंगे? सदियों तक, पीढ़ियों तक, दशकों तक आखिर कौन इन मसलों को, इस पूरी गंभीर चुनौतियों को झेलेगा? ज़रा सोचिएगा। इसलिए तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे राष्ट्राध्यक्ष अलग अलग देशों के, वो ज़रा इस बात को सोचें, समझें कि आखिर कर क्या रहे हैं। चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, यहाँ भी एक जंग के मुहाने पर हम थे और दूसरे देशों की बात, ईरान और इजराइल को हम देख ही रहे हैं, इजराइल और उधर फ़लस्तीन को हम देख ही रहे हैं, रूस और यूक्रेन को हम देख रहे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट अलग अलग है, लेकिन हर तरफ 2 देश आपस में लड़ रहे हैं और मर रही है, पिस रही है वहाँ की जनता। ये नहीं होनी चाहिए। उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इमरान खान साहब जुड़े हुए हैं, गुलाम शेख साहब हमारे साथ बने हुए हैं और शिव कुमार पारिक साहब हैं, सीमा खातून जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी। टीपी सिंह साहब हैं, मोमिन खान साहब हमारे साथ बने हुए हैं, लिख रहे हैं अमरीश सर को डिबेट में बुला के बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोमिन खान साहब। संजीव जी बहुत शुक्रिया। और ऐसे तमाम साथियों, पॉल्यूकॉन इंजीनियरिंग लिख रहे हैं, ओनली योर चैनल प्रोवाइड्स करेक्ट इन्फॉर्मेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राव साहब, चौहान साहब भी हैं हमारे साथ और अमर अली साहब, बख्तावर साहब और संजीव सैनी जी नमस्कार आपको भी, गुड नाइट। और तानिया कनौजिया भी हमारे साथ हैं, गुड नाइट आपको भी। राजन बंसोरे साहब आपको भी गुड नाइट कहता हूँ। उदय प्रसाद सिंह अशोकनगर पटना बिहार से, आपको भी शुभ रात्रि। कृष्ण कुमार साहब भी हैं, सीमा खातून जी हैं हमारे साथ और मुजफ्फर अली साहब, आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा कुछ ऐसी खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही पैनलिस्ट दोस्तों के साथ और आप सबका हमेशा की तरह इंतजार रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।